स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट हमने किया था चैप्टर 1 जो था सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे था, तो उससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नहीं है सर। ओके, अब हम चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर हमारा उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल पैराडाइम्स पे। आप मुझे बता सकते हैं कि पैराडाइम होता क्या, वैसे पैराडाइम किस चीज को कहते हैं? नहीं पता सर। ओके, पैराडाइम होता है पैटर्न, किसी चीज का पैटर्न कि आप किस वे में किसी चीज को देख रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है किसी चीज के बारे में, उस चीज को फॉर्मलाइज जब किया गया या जब बनाया गया किसी चीज को, तो किस पैटर्न के अंदाज से बनी हुई है। तो इसमें हमारी जब चूंकि बात सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो सोसाइटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ बात करेंगे। तो उसकी कुछ थ्योरेटिकल पैराडाइम्स हैं, वो किन बेसिस पे? तो बेसिकली 3 हमारे पास पैराडाइम्स हैं जिनमें हमारे पास ये इसके सेलेंट जो पैराडाइम्स आती हैं उनमें है। फर्स्ट वन हमारे पास द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम, दूसरी हमारे पास है द सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम, और थर्ड है द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम। ये 3 हमारे पास पैराडाइम्स होती हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स ये तीनों जो पैराडाइम्स हैं ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है द स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग पैराडाइम। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यहाँ बात की जा रही है एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose parts work together to promote solidarity and stability। ठीक है, सोलिडेरिटी का पता है क्या होता है? नो सर। 5 फरवरी को हम लोग एक दिन मनाते हैं, उसका पता कौन सा दिन है? यस सर। कौन सा दिन है? कश्मीर डे है वो शायद। एग्जैक्टली, कश्मीर डे है और उसको हम अक्सर बात करते हैं योम यकजहती। जी। वो जो यकजहती जो है ना वो है सोलिडेरिटी, उसको बोलते हैं कि सब चीजें एक हो जाती हैं उसमें। तो इसमें जब बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है कि ये जो है तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक सिस्टम होता है जिसमें क्या कहते हैं whose parts work together, इसकी जितनी चीजें हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर रही हैं टू प्रमोट सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी, कि यकजहती को और स्टेबिलिटी जो है कि हम आहंगी जो है उसको रखने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए ये काम कर रहे होते हैं ताकि सब सिस्टम एक दूसरे से मिलके चले। अगर हम इसको फर्दर देखें, आवर लाइव्स आर गाइडेड बाय सोशल स्ट्रक्चर, हमारी जिंदगी जितनी भी हम लोग जो जी रहे हैं इस सोशल स्ट्रक्चर के मुताबिक है। आइसोलेशन में कोई बंदा जी सकता है अकेला बगैर किसी चीज के, बगैर किसी शख्स के? सर नहीं। आपको आज एक मैं असाइनमेंट दूंगा, उसमें देखिएगा आप लोग जो ना ये जो चीज मैं बताऊंगा आज वो एक मूवी हो गया, तो मूवी असाइन करूंगा, वो मूवी देखिएगा, उसमें आपको सब चीजों का आइडिया होगा कि चीजें किस तरह से होती है। Relatively stable patterns of social behavior. Social structure gives our lives shape, whether it be in families, the workplace or the classroom। ये जो है ना स्ट्रक्चरल फंक्शन पैराडाइम जो है ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि जिसमें अलायंस होती है चीजों की। जैसे इसमें बात की जाती है वेदर इट बी इन फैमिलीज, अगर हम फैमिलीज में है तो फैमिलीज जो हमारा सिस्टम है जैसे मोस्टली चलता है जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे कल्चर में। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई ना कोई किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा होता है। अब हर बंदा अपना अपना तो नहीं जी रहा वहाँ पे, कुछ हद तक तो जी रहे हैं लेकिन बहुत सी हद तक हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एज के हिसाब से चीजें वेरी करती हैं। द वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारी जॉब्स वाली जगहों पे, वहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा होता है या सपोर्ट नहीं भी कर रहे, लेकिन सिस्टम जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलाइन होकर चल रहे होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट से चीज बढ़ के दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचे तो दूसरे डिपार्टमेंट अब उस पर काम करना है।
जब पहले डिपार्टमेंट काम किया ही नहीं उस पर, दूसरा कैसे काम करेगा? जैसे आप लोग कपड़े सीने हो तो पहले उसकी कपड़ा लाएंगे, कपड़े की कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद किसी दूसरे को देंगे। जैसे मोस्टली टेलर्स करते भी हैं ये काम, कि कटिंग खुद करते हैं, सीते खुद नहीं है। वो जो एक्सपर्ट है वो क्या करते हैं, कटिंग करके आगे सुने रखते हैं लोग जिनको कराते हैं, जो सीओ बैठ के। अब जो सीने वाला उसको कटिंग वहां पे कब तक ना आती हो, लेकिन स्टिचिंग अच्छी कर लेता है। तो जब तक वो पहले वाला बंदा कटिंग नहीं करेगा, दूसरा कैसे सिएगा? तो ये वर्क प्लेस पे हमारी हम आहंगी आ गई। द क्लासरूम, क्लासरूम तो चलती हम आहंगी है, एक दूसरे से असाइनमेंट्स लेके वही दे जाते हैं सब। खैर, social structures can be understood in terms of their social functions. सोशल फंक्शंस की यहाँ बात की जा रही है। हमारे सोशल फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो फर्दर भी आएगी। और consequences for the operation of society as a whole. हमारे सोशल फंक्शंस किस तरह से हमारे सोशल स्ट्रक्चर के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, और उन फंक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के। पहली चीज तो ये है कि जैसे हम बड़ी बात करते हैं ऑर्गेनाइज की, कि हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलती है। जैसे मैंने भी एग्जांपल भी दी थी, वो टेलर की एग्जांपल दी थी। तो ये एक वे में, एक स्ट्रक्चर के मुताबिक फर्दर आगे चलती हैं, और अगर एक का काम भी सही नहीं है तो दूसरे का काम डिस्टर्ब होता है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज इसके आते हैं ऑपरेशंस के, वो इसी वजह से आते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में कहीं एक में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फर्दर सारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। अभी इसमें एक चीज आई है यहाँ पे आपके सामने, लेवल ऑफ एनालिसिस। लेवल ऑफ एनालिसिस में लिखा हुआ है मैक्रो। आपको आइडिया है मैक्रो और माइक्रो का? सर छोटा बड़ा। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। ये तो कुछ बताना चाह रहे हैं कि इनकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ओके, हम भी इसको कंसीडर करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माइक्रो जो है ये छोटे लेवल पर होता है। हम अपनी छोटे कंटेक्स्ट में लिमिटेड एनवायरनमेंट के बीच में हम बात करते हैं तो वो माइक्रो होता है। मैक्रो होता है ये बड़े सिनेरियो में होता है। हम बड़े लेवल पर जब किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वो हमारा मैक्रो लेवल कंसिडर किया जाता है। तो जो ये वाली पैराडाइम है ये मैक्रो लेवल की है। जैसे इसमें बात की जा रही है पूरी सोसाइटी को डेवलप करना है, पूरा सिस्टम डेवलप करना है, तो ये बड़े लेवल पे है। सॉरी, कोई बात करना चाहते हैं? ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन जो नाम लिखे हुए ना, हर्बर्ट स्पेंसर, टेलफोर्ड पर्सन और रॉबर्ट के मैर्टन, ये तीनों जो हैं ये थियरिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है, इस सिस्टम के बारे में। जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो कहता है द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो इसको, इस पैराडाइम को, सोसाइटी की पैराडाइम को रिलेट कर रहा है इंसान की स्ट्रक्चर बॉडी के साथ। वो किस तरह? जैसे लिखा था स्केलेटन, मसल्स एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स शो इंटरडिपेंडेंस। ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिज्म। अब आप देखें, आपकी बॉडी में पाँव पे चोट लगी है, दर्द तो आपको महसूस होगी। हाथ पे लगी है, दर्द महसूस होगी, क्योंकि सारे आपकी बॉडी जो है, आपका पूरा सिस्टम जो है, ये एक दूसरे से अलाइंड है। तो एक के बगैर भी अगर आपकी टांग तोड़ दी जाए एक, तो क्या आप नॉर्मल इंसानों का चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो जब तक फुली सपोर्ट एक दूसरे को नहीं करेगा तो आपका सिस्टम नहीं चल पाएगा। Similarly, various social structures such as the family, educational system, and the economy are interdependent, working in concert to preserve the society. आपका फैमिली सिस्टम आपको अगर सपोर्ट कर रहा है तो फर्दर, अब देखिए हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा मामला है ऐसा कि आप नहीं सिस्टम को सपोर्ट कर पाते, तो आपकी फैमिली
सपोर्ट नहीं करते आपकी एजुकेशन के लिए। वो कहते हैं नहीं बच्चे को काम में डालो, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो आप सोसाइटी में अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहे होते। लेकिन कुछ चीजें अजम्पशन की बेस पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा 100% होता हो, कुछ चीजें वेरी भी करती हैं। तो कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बच्चे फिर भी पढ़ जाते हैं। लेकिन एक जो कंसेप्ट बना हुआ है उसके मुताबिक प्रीवियसली ऐसी बातें की जाती थी कि इन चीजों के बगैर आपका स्ट्रक्चर नहीं चल पाता। बाद में थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन हुई, तो टैलकट पर्सन्स ने उसमें भी बात ये किया है, he saw society as a system and sought to identify the basic tasks that any and all societies must perform to survive and the way they accomplish these tasks. खाने के बगैर जिंदा रह सकते हो? No sir. कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे वो जो खाने के लिए जीते हैं। खैर आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हो वो खुद ही आप देख लीजिएगा। तो खाने के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इस वजह से यहाँ पे बात की कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नेसेसरी है, जो कि उन्होंने उसके बगैर आपका काम सर्वाइवल है ही नहीं है। लेकिन क्या किसान जब तक फसल नहीं बोएगा, फसल नहीं उगेगी, तो दूसरे लोग कैसे खाएंगे? तो ये आ गया इंटरडिपेंडेंस, जो कि पिछले बंदे ने भी बात की थी, शो इंटरडिपेंडेंस की, कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक बंदा कोई काम कर रहा है, अब किसान ने तो कर दिया, उसने फसल बो दी, फसल उग गई, अब उसको काट के जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी तो आप लोग कहाँ से लेंगे? वो जो मार्केट में अवेलेबल हो रही है वो मार्केट भी उसके साथ लिंक है, किसान के साथ। अब मार्केट से आप लोग खरीदने जा रहे हो चीज, ठीक है, तो कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो मार्केट से लिंक है। ये सब लोग एक दूसरे के साथ लिंक है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी जो है वो फॉर्मलाइज होती है। लेकिन रॉबर्ट के मार्टिन ने जो है इसने इस पर थोड़ी ऑब्जेक्शन भी की थी वैसे। द consequences of any social pattern are likely to differ from various categories of people। वो ये कहता है कि जो हमारा ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों के लिए कुछ रूल्स बने हैं तो बच्चे पे सख्ती नहीं करेंगे इतनी। ये बच्चे ने बदतमीजी कर दी है, कोई शरारत की है, उस पर ज्यादा बदतमीज यानी उसके साथ मार कुटाई का काम कम रखेंगे। क्यों? बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलो इससे कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बड़ा होकर वो वही हरकत करेगा तो फिर मार भी पड़ेगी पेरेंट्स से। क्यों? पर्सन टू पर्सन और एज के हिसाब से ये चीजें वेरी कर रही हैं उसके लिए। लेकिन सोसाइटी में जैसे कुछ कल्चर्स में, जैसे हमारे पाकिस्तानी कल्चर को हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो प्रिविलेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो मर्दों के लिए ज्यादा किए जाते हैं, फीमेल्स के मामले में थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिनेरियोज में फीमेल्स के मामले में ज्यादा है और मेल्स के मामले में कम कर देते हैं। जैसे हमारे मुआशरे में औरत कार्ड और मजहब कार्ड ये बहुत खेले जाते हैं। तो ये क्या है कि ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है उनकी कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें वेरी करती हैं। पीपल रेयरली परसीव ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैंने सोशल स्ट्रक्चर की बात की है, अगर तो वो हार्ड एंड फास्ट एक रूल बना हुआ है तो फिर हर जगह पे सेम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक वैसे पूरी वर्ल्ड में एक रूल बना हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो नहीं तोड़ने, फॉलो करने हैं। कुछ कंट्रीज में वही लोग, हमारे लोग वहाँ पे गए फॉलो कर रहे होते हैं, अपने मुल्क में आते हैं तो वहाँ पे उसकी वायलेशन कर रहे होते हैं। हालांकि सिस्टम तो सेम है दोनों तरफ। तो ये होता है कि इन्वायरमेंट भी आपका आपका अपना माइंडसेट आप लोग जैसा परसीव करते हैं, ये सब चीजें आपके सोशल स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट कर देती हैं। नॉट ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एनी सोशल सिस्टम बेनिफिट्स एवरीवन इन सोसाइटी। ये वही बात आ गई कि यहाँ पे ये सोशल सिस्टम जो हमारा इस तरह का, वो जरूरी नहीं है सबको ही फायदा दे रहा हो। उसको फायदा दे रहा होगा, जैसे मैं बताया कि कुछ मुआशरे में प्रिविलेजेस जो हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो मर्दों के लिए ज्यादा हैं। औरतों को वहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगे कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं कर सकते, हालांकि वो सिस्टम तो सबके लिए बना हुआ है। लेकिन कुछ मामले में औरतों को बेनिफिट्स ज्यादा है, मर्दों पे लगे थे कुछ रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो चीजें हैं ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता।
अगर हम इस सिस्टम की क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, इससे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखें क्रिटिकली, तो पहली चीज ये है कि हाउ कैन वी अज्यूम दैट सोसाइटी हैज अ नेचुरल ऑर्डर। क्या हमारे पास कोई ऐसे फंडामेंटल्स या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसपे हम कह सकते हो कि जो सोसाइटी है वो एक नेचुरल ऑर्डर के मुताबिक चल रही है? ये तो सिर्फ एक मेंटल फिनोमिना है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे कह सकते हैं, आप अपने मेंटल फिनोमिना की बेस पे कह सकते हैं हाँ ये नेचुरल ऑर्डर में है। जो चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसी है, किसी दूसरे के लिए वो वैसी नहीं है, ठीक है। If that is natural, तो वो natural है, then there should be no variation in the social pattern of people at different places, and there should be no change over time. जो कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशन की, अगर तो वो नेचुरल है तो फिर लोकेशन के हिसाब से जैसे ही आपकी लोकेशन चेंज होती है, ठीक है, सोशल पैटर्न चेंज होता है आप लोगों का, तो आप लोगों के बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर तो चेंज नहीं होने चाहिए थी उस हिसाब से, तो जिस ये बात की जा रही है यहाँ पे। हाउ अबाउट द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी दैट जनरेट टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। इसमें तो कहीं भी इनइक्वालिटी की बात नहीं की जा रही है, कह रहे सबके लिए एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, सब एक जैसे तरीके से चलने चाहिए, लेकिन कैसा पॉसिबल है कि हमारे मुआशरे में इनइक्वालिटी नहीं होती, अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, औरत मर्द का फर्क नहीं होता, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक वो उसको इग्नोर कर रहा है, उसको निगलेक्ट कर रहा है पर्सपेक्टिव को, जो हम कंफ्लिक्ट पैदा करते हैं। जो हमारा दूसरी जो है हमारे पास पैराडाइम है वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इग्नोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फैशन से, द सोशल कंफ्लिक्ट पैराडाइम, कि हमारे मुआशरे में कंफ्लिक्ट्स होते हैं। The social conflict framework sees society as an arena of inequality that generates conflict and change. हमारे मुआशरे में ओवरऑल हर जगह पे इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के घरों में बहन भाई में फर्क होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, वो हमारे घरों में भी नजर आएगी आपको, बेटा बेटी में फर्क होगा। अगर किसी की बेटियां ज्यादा तो वो बेटे की ख्वाहिश में जब बेटा होगा तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे। समटाइम ऐसा होता है कि बेटे जिनके ज्यादा होते हैं, जो उनके अगर एक बेटी हो जो वो उनकी ख्वाहिशें बहुत पूरी करते हैं। मतलब क्या है कि हमारी अपनी जो है कन्फ्लिक्ट्स जो है वो इसमें से क्रिएट होते हैं। अमीर गरीब का फर्क, गोरे काले का फर्क, औरत मर्द का फर्क, ये हमारी सोसाइटी में होता है, जिसकी बेस पे इनइक्वालिटी बनती है, और इनइक्वालिटी की बेस पे कन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, और फिर हमें सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फैक्टर्स लाइक जेंडर, ethnicity, social class, and age are linked to the unequal distribution of money, power, education, and social prestige. हमारे मुआशरे में अगर हम देखें तो अमीर अमीरतर होता जाता है, उसके पास पैसा है तो पैसे से पैसा बनाई जा रहा है, पैसा बनाई जा रहा है, लेकिन डिवीजन ऑफ वेल्थ उस तरह से वो नहीं है। क्यों? पैसा वो सिर्फ चंद हाथों में रह जाता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर हम बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लाम में डिवीजन ऑफ वेल्थ की बात की जाती है, ताकि जो अगर जो है आपका रुपया पैसा है वो लोगों में डिवाइड हो, जिसको ज़कात के थ्रू किया जाता है। ज़कात का जो मामला है, ज़कात क्यों की जाती है? जो साहब ज़कात होते हैं उन पर ज़कात लगती है, ताकि उनसे पैसा निकल के गुरबा तक पहुंचे, ताकि मुआशरे में क्राइम ना बढ़े, ठीक है, इनइक्वालिटी का जो है कंसेप्ट वो ना हो, पता हो कि इनसे हकूक का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहे हैं उन सिस्टम्स में अगर हम देखें, हर सिस्टम में तो उधर यही चीज चल रही है कि इनइक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पावर, एजुकेशन। अब हम अगर एजुकेशन की बात करें, अमीर का बच्चा किसी स्कूल पढ़ता है, गरीब का बच्चा किसी स्कूल पढ़ रहा है,
जो अमीर के बच्चे के लिए एजुकेशन सिस्टम है, जो कुछ स्कूलों में सिस्टम बनाया गया है, वो डिफरेंट है। जो गरीब के लिए सिस्टम बनाया गया है वो डिफरेंट है, और इसको हमारे मुल्क में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह से चीजें चलती हैं। A conflict analysis suggests that rather than promoting the operations of society as a whole, social structure typically benefits some people while depriving the others. सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं इसमें, जबकि बाकी लोग इससे महरूम हो होते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये ज्यादातर इस सिस्टम को चलाने में पॉलिटिकल हमारे कुछ माइंडसेट्स होते हैं, ठीक है। जब तक कन्फ्लिक्ट्स ना रखेंगे मुआशरे में तो लोग इन टेंशन से निकल के बाकी प्रॉब्लम्स की तरफ देखना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से कुछ सिस्टम को जानबूझ के भी ऐसा रखा जाता है ताकि लोग आपस में उलझे रहें। अगर हम इसके लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें तो इसका लेवल ऑफ एनालिसिस भी मैक्रो है, ये भी बड़े लेवल पर बात आ रही है। जैसे मैं बताया भी है कि इसमें बहुत से मामले हमारे पॉलिटिकली भी चलते हैं, पॉलिटिकली हमारे मामलों को जानबूझ के भी इस तरह से रखा जा रहा होता है। There is an ongoing conflict between dominant and disadvantaged categories of people. जैसे मैं बात करता किस किस में फर्क किया जाता है, अमीर गरीब में, rich and poor, white and the colored, ठीक है, men in relation to women, इनमें भी किया जाता है। इनके जो प्रिविलेजेस हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं, इसमें भी बड़ा डिफरेंस लाया जाता है। अगर हम बात करें कि जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स की रेशियो अगर हमें करनी हो तो ज्यादा रेशियो किन के लिए होती है, मर्दों के लिए। औरतों के लिए रेशो कम कर दी जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, ये भी तो मैं बकायदा काम कर चुका हूँ, जिसमें बकायदा उनकी पॉलिसीज में लिखा होता था कि जॉब्स सिर्फ मर्द हजरात ही करेंगे, फीमेल्स अलाउ नहीं। और उस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने यहाँ तक भी पाबंदी लगाई थी मजहब की भी, कि मजहब के भी सिर्फ एक इस मजहब के लोग काम कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं करेंगे। फर्दर उन्होंने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि मजहब में भी सिर्फ इन इन मसालिक के लोग, इन इन मसलकों के लोग जो हैं, जिन फिरकों के लोग ये काम कर सकते हैं। अगर इस फिरके से बिलोंग करेगा तो वो काम नहीं कर सकता हमारे पास। इस हद तक भी कंफ्लिक्ट वहां पे बना हुआ है कि बाकी लोगों को वो इग्नोर कर देते हैं। पीपल ऑन टॉप स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस। वही जो अमीर है वो अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करेगा, गरीब का नहीं सोचेगा। while the disadvantaged try to gain more resources for themselves। जो गरीब है या अंडर प्रिविलेज है वो चाहता है कि मुझे भी बेनिफिट्स मिले। अगर वो नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा, चोरी डकैती पे आएगा, ठीक है, वो क्राइम की तरफ बढ़ेगा, वो छीन के हक लेने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से भी कंफ्लिक्ट सोसाइटी में होने की वजह से बहुत से क्राइम्स पैदा होते हैं। स्कूलिंग perpetuates inequality by reproducing the class structure in every new generation। हमारा जो स्कूलिंग का पर्सपेक्टिव है, आप सब लोग यहाँ पे किसी न किसी स्कूल से पढ़ के आए हैं, क्या आपके एजुकेशन सिस्टम सेम है सबका? नो सर, डिफरेंट है। डिफरेंट है। और ये चीज हम लोग भी फील करते थे जब मैं खुद भी स्टूडेंट था स्कूलिंग लेवल पे। तो मैं कुछ क्लासेस तक तो मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ा हूँ, बाकी क्लासेस मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। लेकिन मेरे कजन जो थे वो सारे प्राइवेट स्कूल पर पढ़ा करते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो जब कभी बैठना करना है तो हम लोगों ने खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। हालांकि कोई हमें कोई कुछ कह नहीं रहा, जब बैठ के बातचीत होनी है तो हम खुद के खुद ही वहां बैठे बैठे अंडर एस्टिमेट करें कि नहीं यार इनको ज्यादा पता। क्यों? क्योंकि एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया जाता है हमारे यहाँ पे कि बड़े बड़े नाम जो स्कूल्स के हैं उनका नाम ले लेके, तो जो छोटे स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब कभी हम बैठ के बात करते हैं तो पता चलता है नॉलेज उनसे ज्यादा हमारे पास है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, हमारे माइंडसेट जो है वो इस तरह से बनते हैं कि हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम जो है हमारा, उसमें ही इनइक्वालिटी है। जो कि आजकल वैसे बात की जा रही है एसएनसी की, सिंगल नेशनल करिकुलम, कि अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा सब एक ही चीज पढ़े। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। फर्दर हमारे पास है हु गोज टू स्कूल। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि स्कूल किसने जाना है, कॉलेज कौन जाएगा, यूनिवर्सिटी कौन जाएगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कौन जाएगा? सिंपल सी बात है, जो अफोर्ड करेगा। जो अफोर्ड करेगा, ठीक है, वो स्कूलिंग भी कर सकता है, स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज भी जा सकता है, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी जाना है,
अफोर्ड करता है, पैसा उसके पास है, रिसोर्सेज हैं तो जा सकता है। अगर नहीं जा सकता तो फिर जाके वो किसी वोकेशनल सेंटर में जाए, वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग हासिल करे, जैसे हमारे यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और केमिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छोटे मोटे कोर्स करवा के उनको फ्री में भेज देते हैं कि भाई आप अफोर्ड नहीं करते, ये फ्री आपको ट्रेनिंग होती है, आप फ्री ट्रेनिंग लें तो जाकर अपना कोई रोजगार चलाएं। तो यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज की बेस पे डिफ्रेंशिएट करके लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगर हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें इस वाली पैराडाइम की, दिस स्कूल ऑफ थॉट हैज अ लार्ज फॉलोइंग। सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला सोशल पैराडाइम जो है वो यही वाला है। ठीक है, आप हमारे सराउंडिंग में देखें, आसपास देखें, आप हर जगह पे यही नजर आएगा, जिसमें इनइक्वालिटी है, कंफ्लिक्ट्स हैं। दिस पैराडाइम हाईलाइट्स इनइक्वालिटी एंड डिवीजन इन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में भी हम लोगों को डिवाइड किया जाता है, अमीर गरीब में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, मसलक की बेस पे डिवाइड किया गया है, मजहब की बेस पे डिवाइड किया गया है, but it largely ignores how shared values and interdependence can generate unity among members of a society। जहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से, किस बड़े लेवल पे इग्नोर किया जाता है कि सब चीजें जो इंटरडिपेंडेंट है उसी की बेस पे चल रही होती है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, अगर किसी की फैक्ट्री है, वो बहुत अमीर है, ठीक है, वो हर चीज को अफोर्ड कर रहा है, अपने सारे मामला पूरे कर रहा है, लेकिन जहाँ पे उसकी जो फैक्ट्री है वो चल तो गरीबों की वजह से रही है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो सारे अंडर प्रिविलेज्ड जगह से बिलोंग करते होंगे, जहाँ काफ़ी ज़्यादा रेशो जो होगी वो अंडर प्रिविलेज जो सोसाइटी है उससे बिलोंग करती होगी। तो वो जो अमीर है वो उनकी वजह से, ठीक है, लेकिन जो उसके वर्कर्स हैं उसको पैसा किसकी वजह से मिल रहा है, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से मिल रहा है। तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन हम जब बेनिफिट्स की बात है तो वहाँ पे हम इग्नोर करते हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस पैराडाइम हैज पॉलिटिकल गोल्स। वही बात आ गई कि इस वाली पैराडाइम के पॉलिटिकल गोल्स होते हैं ताकि लोगों को आपस में उलझा के रखा जाए। देयरफॉर इट कैन नॉट क्लेम ऑब्जेक्टिविटी। हम इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे नहीं कर सकते, ये जैसे एक मेंटल फिनोमेना की बेस पे हम देख सकते हैं चीजों को। कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट काउंटर दैट ऑल अप्रोचेस हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, जो इस अप्रोच वाले लोग जो है ना, वो उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हर जगह पे होता है, पॉलिटिकल मामला हर जगह पे होता है ना, इसलिए उसको इग्नोर करें। ये वाली जो हमारी जो है पैराडाइम ये एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर थर्ड पैराडाइम है, ये मैं भी आपको न्यू कोड भेजता हूँ क्योंकि क्लास का टाइम शॉर्ट है, तो मैं आपको इसको न्यू लिंक भेजता हूँ, उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आपको असाइनमेंट में असाइन करता हूँ। थर्ड वन हमारी लास्ट है।